अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मर्दान खाने लगी आज इर्तज़ा उसके दोस्तों की महफिल को शुरू हुए अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि गुलाम सुल का बेटा रहीम दरवाजे पर खड़ा हुआ इर्तज़ा को देखकर मुस्कुरा रहा था। यहाँ क्या कर रही हो तुम, जाओ। रहीम को देखते हुए इर्तज़ा ने नरम लहजे से जाने को कहा था, मगर उसे टस से मस न होता देखकर वो अपनी जगह से उठता हुआ रहीम को हाथ से पकड़कर बाहर लाया था। बच्चे बड़ों की महफिल में नहीं आते, जाओ, आराम से कहते हुए उसे फिर भी नबाते देखकर गुलाम रसूल को आवाज लगाने लगा था। जी सरकार। रहीम को यहाँ पर देखकर गुलाम रसूल जान कहता उसे यहाँ पर क्यों बुलाया गया। अपने इन बच्चों को मर्दान खाने से दूर रखना। अगर मैंने इनमें से किसी को भी ईद गिर्द भटकते हुए देखा ना तो तुम्हारी इस हवेली में आखिरी रात होगी, समझे। पिल्लर के पीछे हुए छुपे बच्चों को देखकर इत्तजा का खून होल उठा था। जी सरकार। मर्दान खाने में इत्तजा को जाता हुआ देखकर गुलाम रसूल अपने शरारती बच्चों पर चाह का भी गुस्सा न कर सका। क्या हो रहा था यहाँ पर। अपने कान में सरगोशी सुनता हुआ रहीम अपने दिल पर हाथ रखता पीछे मुड़ा था, मगर हैदर शाह को देखकर मुस्कुराया था। मगर हैदर, शुक्रिया हैदर साईं, आप थे, वरना मैं तो डर ही गया था। और क्यों डर गए थे। घुटनों के बल बैठता हुआ हैदर रहीम के मासूम चेहरे को देखकर मुस्कुराया था। मैं समझा सरकार साईं हो गए। ओह, तो इत्तजा बाई से छुपा जा रहा है। रहीम का हाथ पकड़कर चलता वो गार्डन में आया था। वैसे क्यों छुप कर देखा जा रहा था उन्हें। रहीम को अपनी गोद में बिठाता हुआ हमारे तो जसूस के पूछ रहा था। वो मुझे अच्छे लगते हैं, बिल्कुल हीरो की तरह। शर्मा का मुंह पर हाथ रख गया था। मैं हीरो नहीं लगता। मसनूई नाराजगी में पूछता हुआ अपनी मुस्कुराहट जब्त कर गया था। तो प्यारे वाले मासूम हीरो ना। हैदर के चेहरे को अपने नन्हे हाथों के प्याले में बढ़ता हुआ शरारत से मुस्कुराया था। ड्रामेबाज। रहीम की हरकत पर उसे जी भर का प्यार आया था। इत्तजा बाई से दूर रहा करो, उन्हें तंग नहीं किया करो। अच्छे बच्चे बड़ों को तंग नहीं करते। जी। हैदर की गोसुत्ता का भाग गया था। खुली फिजा में सांस लेता हुआ हैदर अपनी बंद आंखों के पर्दे पर लहराते हुए अक्स को देखकर मुस्कुराया था। ये बच्चा कौन था शाह। इर्तजा को रहीम का हाथ पकड़कर बाहर लेकर जाते हुए देखकर सब हैरान हुए थे। गुलाम रसूल का बड़ा बेटा है, बदमजगी से जवाब देता हुआ अपनी जगह पर आ बैठा था। समझ से बाहर है। ये गरीब लोगों के खाने के लिए घर में दाने नहीं होते और बच्चों की एक लंबी कितारें खड़ी कर लेते हैं। ऐसे में ना ठीक से बच्चों की परवरिश कर पाते हैं और ना ही अच्छी तालीम दिलवा पाते हैं। गुलाम रसूल के छोटे बच्चों को सोचता हुआ परेशान हुआ था। हमारे पास इतना सब होने के बावजूद भी हम 2 से 3 बच्चे करते हैं यार, क्योंकि हमें उनके बेहतर मुस्तकबिल की फिक्र होती है। मगर इन लोगों को बस क्रिकेट टीम डालने से मकसद है, बच्चों के फ्यूचर से कोई भी सरोकार नहीं है। बिल्कुल सही। इत्तेजा की बात सब पहले असद ने हामी भर दी, जो खुद भी अपने मुलाजों के बच्चों को देखकर यही सोचता था जो इत्तेजा ने बात कही थी। अब तो हुकूमत ने भी कह दिया कि छोटा घराना खुशहाल पाकिस्तान। शराज की बात पर इत्तेजा बेसाता ही मुस्कुराया था। पर हुकूमत की सुनता कौन है। मैंने सुनी ना सुनी, सिर्फ 2 ही बच्चे हैं मेरे। रेहान मलक ने अपने बाप पर कहकर लगाते सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर गया था। ये महफिल 7 बंदों पर मुश्तमिल थे, जिसमें इत्तेजा शाह भी शामिल था। कहने को तो सब इत्तेजा के दोस्तों में शुमार किए जाते थे, मगर इत्तेजा शाह का उनमें से कोई दोस्त नहीं था। सब मुखालिफ थे एक दूसरे के। एक शायर ने बहुत ही खूब कहा है, ये दुनिया है साहब, यहाँ सब तेरे मुंह पर तेरे, मेरे मुंह पर मेरे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल था। बज़ाहिर तो आज एक साथ ही महफिल लगाए बैठे थे ये सब मर्द हजरात, बस एक मौके की ताक में थे कि इत्तेजा शाह दुखती राह पर पाँव रखने के लिए, जिसका अब तक इजा की तरफ से कोई भी मौका फराम नहीं हुआ था। ये दूसरे के लिए दिल में कीना और बुज़्ज़त पाले हुए लबों पर शाताना मुस्कुराहट सजाए बैठे थे। इत्तेजा की तरफ से कोई भी मौका ना मिलता देखकर सराज ही बर्दाश्त जवाब दे गए थे। बड़े अरसे तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत ही खुशी हुई है इत्तेजा शाह। ऐसा क्या हुआ था, सियासत में आने का ऐलान करवा कर तुम खुद लंदन में आबाद हो गए। हल्लूस में छुपे हुए तंज को समझता हुआ इत्तेजा मुस्कुराया था। वो क्या है ना कि कुछ लोग वक्त के साथ ही बदलने के बजाय वैसे ही रहते हैं एक ही जगह पर, जो कभी नहीं बदल सकते। मीठा तंज आपकी बार इत्तेजा शाह की तरफ से आया था। और रही बात सियासत की, तो मुझे उनमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। जो चीज दिल को ना पाए मैं उसे करने से जरा गुरेज ही करता हूँ। बड़े तो हमल से बोलता वो अपनी निश्चित पर रिलैक्स हो बैठा था। इंटरेस्ट नहीं है तो ले लो, वैसे भी तुम्हारी तो बड़ी सीधी जुबान है, जिससे तुम कभी भी किसी को भी प्यार प्यार से लिता करा देते हो। सराज की पापा इतना शाह का बुलंद पापा कहकर मैदान खाने में गूंज उठा था। शीरी लहजा और चापलूसी करने में दिन और रात का फर्क है सराज, और मुझे शौक नहीं है कि मैं किसी के जमे जमाए पैर उखाड़ दूं। अल्हम्दुलिल्लाह मट्टी को सोना कर देने वाले नसीब से नवाजा हूँ अल्लाह ताला ने मुझे। शुक्राना अंदाज में बोलता हुआ सबको पल पल के लिए खामोश करवा गया था। और फिर अपनी हाथ मैं किसी की नजर में बुरा नहीं बनना चाहता, टांग पर टांग रख के वो बड़े ही आराम से सिराज को अपनी कबलियत का आईना दिखा गया था। अच्छा, तो ये मीडिया में तुम्हारी सियासत में आने की खबरें क्यों गर्दिश कर रही हैं। असल बाप आते हुए सिराज के सब इर्तजा के जवाब के मुंतजिर थे। आहर
وہ لوگ آج آئے ہی اس لیے تھے؟ ایسی بات ہے؟ ارتضا خود حیران ہوا میڈیا میں اپنے سیاست کی خبر کو سن کر۔ ریاکٹ تو تم ایسے کر رہے جیسے تمہیں کچھ علم ہی نہ ہو۔ ارتضا کے اندابہ بلال خان نے بھی میدان میں انٹری دی تھی۔ میرے سیاست میں آنے کی خبر تم لوگوں کو کیوں بے چین کاری ہے؟ سیاستدانوں کی فیملی سے ہوں تو جب چاہے آرام سے آ سکتا ہوں۔ دونوں ہاتھ صوفے کی پشت پر رکھتا ہوا ان سب کے کڑے تیوروں کا جائزہ لیتا ہوا دلاور شاہ کے نئے کارنامے کو تعصب سے سوچ کر مسکرایا تھا۔ 4 سال پہلے بھی یہاں پر جانے کی یہ سیاست وجہ بنی تھی۔ یہ جانے کے باوجود بھی آپ نے پھر سے ارتضا شاہ ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں ہے جو وقت گزرنے کے باوجود بھی ایک جگہ پر ٹھہرے رہ جائے، بلکہ میرا شمار تو سمندر کی شوخ لہروں میں کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا رخ مولو، مجھے خود پتہ نہیں چلتا۔ اپنے ذہن میں چلتی سوچوں کو بنا کسی پر ظاہر کیے ان سب کے ساکت چہروں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ارے چھوڑو یہ سیاست کی باتیں، اتنے عرصے ہم سب ایک ساتھ ہیں۔ اپنے خاص دوگلے پن پر اترتا ہوا ریحان شاہ بات نہ بن جانے کے ڈر سے بولا تھا۔ ارتضا شاہ کے ساتھ بحث میں نقصان تو اسی کا ہونا تھا۔ ارتضا کا کوئی بھی بات بانکا نہیں کر سکتا تھا۔ بڑی سونی محفل کا اہتمام کیا تم نے ارتضا، نہ شراب نہ شباب۔ ریحان کے پاپا سب متفق ہوئے تھے، شراب تو پھر بھی مل سکتی ہے تم سب کو، مگر شباب کا خیال ذہن سے نکال دو، کیونکہ یہ ارتضا شاہ کی موجودگی میں ہرگز نہیں مل سکتا۔ اپنے محسوس انداز میں بولتا وہ ہری جھنڈی دکھاتا ہوا بولا تھا، بڑا آیا مولوی تم مولوی۔ ارتضا کی بات کو تمسر میں اڑاتا ہوا اسد بد مزہ ہوا تھا، پتہ ہے سب سے پہلے تم مولوی ہی جہنم میں جائیں گے۔ ارتضا کی طرف سے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوا وہ بے رونق محفل کا سوچ کر کڑلا رہا تھا۔ اتنا یقین ذرا مجھ پہ تو پتہ چلے۔ شیراز کی پاپا ارتضا کو ذرا حیرانی نہ ہوئی تھی، اچھے سے جانتا ہوں کہ سب کی دکھتی روک پر پاؤں آ گیا تھا۔ پتہ ہے قیامت والے دن ہم سب پیچھے کھڑیں گے، عمری سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے اور ان مولوی میں سب سے آگے ہوگے تم۔ شیراز کی بات فلک شاہ کے حق کا لگاتا ہوا حیران ہوا تھا۔ ہر جگہ میں جب تم لوگوں سے آگے رہتا ہوں تو وہاں پر بھی رہنا میرا حق بنتا ہے۔ ارتضا کے انداز پر سب مسکرائے تھے، مگر اگلے ہی لمحے سب کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ لو بھائی، تم لوگوں جہنم کی راہ دکھانے کا، پھر میرے پیچھے پیچھے چل کر جہنم جاؤ گے اور پھر تم لوگ جہنم میں رونق لگاتے رہنا اور میں اپنے رب کو راضی کر کے جنت میں تم لوگ تماشے دیکھ کر ہنستا رہوں گا۔ اپنا کہہ کر ضبط کرتا ہوا ارتضا شاہ ہر درجہ سنجیدگی میں کئی بات پر سب اپنے منہ لے کر بیٹھ گئے تھے۔ ابھی ان پر گزارا کرو، میں اور مکواتا ہوں۔ شراب کی کئی بوتلیں سب کے سامنے بھراتے ہوئے خود ان کو شراب پانی کی طرح پیتا دیکھ اپنی جگہ جھکتا ہوا غلام رسول کو آواز لگا گیا تھا، جو مردان خانے کے باہر کھڑا ارتضا شاہ کے حکم کا منتظر، وہ حکم ملنے کی دیری تھی، وہ فوراً سے حویلی کی طرف بڑھا تھا۔ کہاں ہو؟ مہی کو گہری نیند میں سوتا ہوا دیکھ کر وہ بیٹھ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی تھی۔ آسمان پر ابھرے ہوئے چاند کو دیکھ کر وہ جب بھی اپنی پریشانی ختم نہ ہوتا ہوا دیکھتی تو وہ حیدر کا نمبر ڈائل کر گئے تھے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ اپنی ہر پریشانی شیئر کرنا انسان پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہ کیا بچکانا سوال ہے؟ یا گھر پر ہی ہوں، گارڈن میں اکیلا بیٹھا ہوں۔ حیدر اپنی خیالی دنیا میں خود کو اس لڑکی کے ساتھ تصور کرتا مسکرا رہا تھا جس کے نام تک سے وہ نا واقف تھا۔ حیا کی کال اسے اس وقت کسی دشمن سے کم نہیں لگے تھے۔ سوری اگر تمہیں پریشان کیا ہوا ہو تو، کر تو دیا ہے، اب کیا سوری؟ حیدر کا سر درد اس کے درد میں اور اضافہ کر گیا تھا۔ آئی ایم سوری، دوبارہ سے تنگ نہیں کروں گے، خدا حافظ۔ دانتوں تلے لب دبائے وہ کار ڈسکنیکٹ کر گئے تھے۔ ماہین کی بند آنکھیں جو نیند میں ہونے کے باوجود بھی لذتی پلکوں کو اداسی سے دیکھ کر ان پر لب رکھ دیے تھے۔ حیا حمدان بہاری کو آپ سے زیادہ کوئی بھی عزیز نہیں ہو سکتا، پھر چاہے میرے سامنے حیدر شاہی کیوں نہ۔ آنسو کی لڑی ٹوٹ کر حیا کے رخسار پر گر تھی۔ معمول کے حساب سے آج حیا کے لہجے میں کھنکتی ہوئی نہ محسوس کر کے حیدر اپنے رویے پر پشیمان ہوا تھا۔ کئی بار حیا کا نمبر ڈال کرنے کے باوجود بھی فون بند جا رہا تھا۔ یہ کیا کر دی حیدری؟ ملکہ جس بات کو ناراض کر دیا تم نے؟ کوئی نہیں، کل صبح سے گھر جا کر منا لوں گا۔ سونے کی رازی سے اٹھتا ہوا وہ اپنا فون سائڈ جیب میں ڈال کر حیا کو مسکرا کر سوچ رہا تھا۔ وہ سرکار سائیں لازمات منگوائے ہیں مردان خانے میں، اور یہ غلام سل تمہارا بیٹا رو رہا تھا، تمہیں یاد کر کے جاکو سے چپ کرواؤ، میں جب تک ٹرے تیار کرتی ہوں۔ اما رشیدہ کی بات سنتا ہوا غلام رسول پریشان ہوتا ہوا سورن کرواٹا کی طرف گیا تھا۔ او نوڑی، ارے او نوڑی، ادھر آ جلدی سے۔ نوڑی کو آواز لگاتی ہوئی اما رشیدہ پرسوچ انداز میں مسکرائی تھی۔ کیا ہے اما؟ ارتضا شاہ کی بے روحی و سنگدلی سے پیش آنے پر صدمے میں اپنے بستر پر پڑی ہوئی نوڑی اما کے باپ پر کچن میں آئے تھے۔ یہ لے اور جا کر مردان خانے میں دیا جا کر۔ ٹرے نوڑی کی سمت بڑھاتی ہوئی نوڑی کو حیران کر گئے تھے۔ پر میں اور وہ مردان خانے میں؟ نہ اما، میں نہ جاؤں گی۔ ارے پاگل پان نہ کر، بڑے اور نوجوان لوگ ہیں مردان خانے میں، شاید تیری خوبصورتی سے ہمارے نصیب جاگ جائے۔ نہیں اما، یہ غلط ہے۔ وہ سائنس سرکار، کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہوا غلام رسول اپنی بیوی بچوں کو سوتا ہوا دیکھ کر اما رشیدہ کی غلط بیان پر سوچ کر پریشان ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، وہ سائنس سرکار نے بلوایا ہے تجھے۔ نوری کے انکار پر جڑ کا سہارا لیتی وہ ارتضا کے نام پر اسے قائل کر گئے تھے۔ حویلی میں داخل ہوتا ہوا حیدر نوری کو لازمات کی ٹرے تھامے ہوئے مردان خانے کی جنم دیتا ہوا حیران ہوا تھا۔ یہ وہاں پر کس لیے جا رہی ہے؟ غلام رسول، پہلی بار حیدر شاہ کی گرج در آواز
हवेली के चार दीवार में गूंजी थी। अब तुम्हारे काम अब नूरी सर अंजाम देगी। सही कहती है, सर पर चढ़ गई हो तुम, जाओ इस नूरी से। सामने नूरी को ना पाकर हैदर अपनी परेशानी पर हाथ रखकर लंबा सांस बाहर निकाल गया था। आप भुगतने के लिए तैयार है ना? इतजा के होने वाले रद्दमल से वो खुद भी अनजान था। गुलाम रसूल को हैरान व परेशान छोड़कर हवेली के अंदर कदम रख गया था। हल्के आसमानी कलर के सादा सूट में मलबूस नूरी को मर्दान खाने में आता हुआ देखकर इतना शाह इरहान हुआ था। इस तरह तो पहले कभी भी शाह हवेली में ऐसा नहीं हुआ था कि मर्दान खाने में मशरूबात पेश करने वाली कोई मुलाजमा आई हो। मैंने तो गुलाम रसूल को बुलाया था तो ये अपने ज़ेहन पर जोर देता वो नूरी पर उठने वाली महफिल में मौजूद सब की हवस पर नजर देकर वह नूरी को पुकार उठा था। नूरी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? साइंस सरकार, अम्मा ने भेजा था, आपने बुलाया है। वो इर्तिजा के सामने सर झुकाए हुए खड़ी हो गई थी। तुम गुलाम रसूल नहीं हो, जाओ तुम यहाँ से। इतना शाह का बस नहीं चला था कि उसे निमंत्रण से ही गायब कर दे। कहने को वो शाह हवेली की मुलाजमा थी, मगर इतना शाह की नजर में वो रायमा जैसी थी। जी सरकार। अरे रुको, आ ही गई हो तो जरा हमें ये तो देती जाओ जो तुम अभी लाई हो। रिहान की लड़खड़ाती हुई जुबान उसके नशे में होने का सबूत दे थे। सर पर से सिरकते हुए दुपट्टे को संभालती वो सारी इलाका आगे बैठे। इत्तजा की बीजी हुई मुठ्ठियां देकर बाकी सब खामोशी से रिहान को देख रहे थे, जिसकी कुछ देर में शामत आने वाली थी इर्तिजा शाह के हाथों। वाह साईं वाह, ये हुई ना बात, शराबी शबाबी रौनकें तो यहाँ पर बिखरी हुई हैं। इत्तजा शाह नूरी को देखकर उसे नशा कुछ ज्यादा ही चढ़ गया था। क्या चीज तुमने छुपा रखी थी हम सब से अब तक? आंटी कैसी हैं? नूरी को गुस्से से देखता हुआ वो अचानक सवाल कर गया था। इत्तजा के सवाल पर सब रिहान के लिए दुआ गो हुए थे। ठीक ही है, बदमज़गी के साथ कहते हुए मुख्तसर सा जवाब दिया गया था। नवाजिश है आपकी। रिशना कैसी है, कहाँ होती है आजकल? फिर से सवाल किया था इत्तजा की तरफ से। क्या यार, सवाल पर सवाल क्या बातें किए बैठा है तो। इत्तजा के सवाल का जवाब ना देता वो नूरी की तरफ मुतवज्जो था। क्या नाजुक सरापा है यार। भाभी कैसी है? सही है वो भी, मूड ना खराब कर। इत्तजा के शुरू होते सवाल से वज़ीर छो उठा था। शराब के खाली गिलास उठाती हुई नूरी अपने मुतल्लिक बातें सुनती आंसू जब्त किए हुए थे। होश रुबा हुसन है तुम्हारा, कहाँ से आई हो लड़के? मेरे मेरे ख्याल से दो बेटियां ना तुम्हारी, वो कैसी हैं, खूबसूरत है या बस? ये कहते हुए इत्तजा को खुद से शर्मिंदगी महसूस थी। क्या मतलब है तुम्हारा इत्तजा शाह? बेटियों के जिक्र पर रेहान के नशे से बंद होती आंखें फटी थी। जो तुम समझ रहे हो मलक रेहान, तुम जाओ यहाँ से। नूरी को वहां से जाता हुआ देखकर रेहान की तरफ हल्का सा झुकता हुआ इत्तजा शाह संजीदगी से बोला था। ना माँ के नाम पर गैर जागी, ना बहन, फिर बीवी पर तो क्या हाक जाती। चलो बेटियों के नाम पर तो जाग ही गई। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? लड़खड़ाते लहजे पर रेहान इत्तजा पर डरा था। हिम्मत की तो बात ही ना करो, क्योंकि अपने दिखाने में जरा मैं ताहीर नहीं करूंगा। निकलो यहाँ से। महफिल खत्म हुई। दाली दरवाजे में खड़ा वो बात तेजीबी से बोला था। तुम तो बुरा मान गए, मैं मजाक कर रहा था। लड़खड़ाते हुए कदमों से दरवाजे तक आता हुआ रेहान इत्तजा के कांधे पर हाथ रखता हुआ बोला था। रेहान के हाथ को अगले ही पास झटकता हुआ इत्तजा खुद पर जब्त किए हुए खड़ा था। मर्दान खाने के हाली होने के बाद इत्तजा हवेली के बावर्ची खाने में मौजूद था, जहाँ पर सर झुकावे खड़ी अम्मा रशीदा और उनके पीछे खड़ी हुई नूरी को खून हवा नजर देता हुआ सब की इंतहा पर खड़ा था। कितना अर्सा हो गया यहाँ पर काम करते हुए? ये नहीं पता आपको कि मर्दान खाने में फकत मर्द आते हैं, चाहे महफिल लगी हो या ना? बताएं, फिर किसकी इजाजत से आपने इसे मर्दान खाने में भेजा था? जबरे बीची वो अपने कड़े सब का मुजाहरा करता हुआ एहतराम के दायरे में रहता हुआ बोल रहा था। सरकार साईं, गलती होगी। अम्मा रशीदा को वो चाह कभी तलक नहीं बोल पा रहा था। गलती नहीं, ये गुनाह किया है आपने बेटी को मर्दान खाने में बेचकर। और तुम नूरी बीबी, तुम्हें जरा अंदाजा नहीं है, अगर औरत चाहे जितनी भी नेक क्यों ना होना, अगर वो पर्दों में छुपकर भी मर्दान खाने में आए ना तो वो फहाशा ही कहलाती है। सूरह अंगारा आंखों से दोनों को घूरता हुआ अपनी पेशानी पर बिखरे हुए बालों में हाथ चलाता हुआ खुद को परसून करने की कोशिश कर रहा था। आज आप लोगों की इस शाह हवेली में आखिरी रात है, चाकर सामान पैक करें अपना। ऐसा ना देखे मुझे अब कह सो कह दिया जाए। अमर रिश्ता की आंखों में रहम की आस देकर वो फौरन से बोला था। तुम्हें अलग से इनविटेशन का कार्ड देना पड़ेगा। मुर्दा कदम से चलती हुई अम्मा रशीदा वहां से गई थी, जबकि नूरी को होंठ वहां पर खड़ा देकर नूरी पर घुराया था। साइंस सरकार, मैं वहां में आपके लिए आई थी, वहीं पर रुक जाओ। और मेरे लिए क्यों आई थी? मैंने बुलवाया था आपको? नूरी के खुद की तरफ बढ़ते कदम देकर इत्तजा का खून होला था। मोहब्बत करती हूँ मैं साईं आपसे, 4 साल की आपकी तस्वीरों से मोहब्बत करती आई हूँ साईं। बकवास बंद करो अपने। क्यों साईं? जब एक बादशाह को अपनी बांदी से मोहब्बत हो सकती है, तो क्या एक नौकरानी को अपने साइंस सरकार से मोहब्बत नहीं हो सकती? क्या हम मुलाजमों को मोहब्बत करने का हक नहीं है, किसी को चाहने का? क्या हम गरीबों के पास दिल नहीं होता, एहसास जज्बात नहीं रखते हम गरीब लोग? नूरी की बातों से इत्तजा को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ था। देखो नूरी, तुम्हें हक है, मोहब्बत करो, मगर खुद को देकर। आसमान की तरफ मुंह कर चलने वाले इंसान हमेशा मुल्क के बाल गिलते हैं। रही बात उसकी जो बकवास तुमने किया, दोबारा मत करना।
अंगशत की उंगली से उसे वार्न करता वो वहां से जाने के लिए मुड़ा था। जब नूरी की कही बात पर हैरान हो तो अपना चेहरा ऊपर कर गया था। साईं, मैं सारी उम्र नहीं मांग रही आपकी, बस एक रात। इस हद तक गिरी भी हो तुम, और मैं तुम्हारे लिए रेहान को सुना कर आया हूँ। मैं चौंक गया तुम्हें पहचाने में, मगर वो तुम्हारी असलियत पहचान गया। ये बात याद रखना, इस गांव की हर लड़की को इतना शाह ने अपनी इज्जत की नजर से देखा है, अपनी बहन बेटी समझ कर देखा है। जबरे बीचे वो गुड़लाया था। सरकार, बकवास बंद करो अपनी, दफा हो जाओ यहाँ से। गुस्से से डांटता हुआ वो अपना सब खो बैठा था। मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है साईं, और ये नूरी हर जायज काम को नाजायज काम को जायज करके दिखाएगी आपको। जाते हुए एक बात और कहना चाहूंगी साईं, हम गरीब लोग अपनी वफादारी और मेहमान नवाजी के नाम पर बहुत ही मशहूर होते हैं। सारी उम्र आपसे मोहब्बत करके वफादारी निभाएगी ये नूरी, और रही बात मेहमान नवाजी की, तो मेरे दिल और घर के दरवाजे हमेशा खुले मिलेंगे आपको। रूह मोड़े वो बेदिली से नूरी को सुन रहा था। दुआ करती हूँ आपका सामना रोजे महेश्वर से पहले ना हो, क्योंकि ये नूरी बिना आपको हासिल किए माने की भी नहीं। तुम जैसी बदकिरदार लड़की को अपने साथ सोच कभी मुझे गिन आती है। उसे तनवी असाब के साथ ही दांत दबाते हुए वो सर लहजे में बोला था, वाह साईं वाह, मेरी मोहब्बत से गिन आ रही है। सोचे अगर मुझसे ज्यादा कोई बदकिरदार लड़की पर आपका दिल आ जाए तो उसे गिन नहीं आएगी आपको। बेखौफ लहजे में पूछती हुई वो इत्तजा के जब्त की इंतहा आजमा रहे थे। बहुत होगी तुम्हारी बकवास, अब निकलो यहाँ से, निकलो। खुतबा जब्त करने के बावजूद भी वो डरा था। हवेली से निकाल रहे हैं साईं, दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। दिल पर ना सही, दिमाग पर तो नूरी का राज होगा। तमसराना अंदाज ने वो नम आंख के लिए भी कहकर लगा दी, इतना चाह की ना तो कभी दिमाग पर जगह हो सकती है, ना तुम जैसी घटिया औरत की, और फिर दिल में तो क्या ही होगी। तमसर से कहता हुआ उसे दो कोड़ी का कर गया था। इतना शक के लफ्जों पर कब उसके रुखसार आंसू से भीगे थे। जो इस दिल राज करेगी वो मजबूत किरदार होगे। अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखता हुआ वो पुर एतमाद लहजे में बोलता हुआ खुद भी नहीं था, ना कि तुम जैसी मर्दों के सामने अपना आप पेश करने वाली कमजोर किरदार की मालिक तो वो हरगिज नहीं होगी। माहीन को सोचता हुआ वह पुर एतमाद हुआ था। दूसरों को जश्न न करने वाला इत्तजा शाह आज वो खुद एक लड़की के किरदार की दर्जियां उड़ा गया था। वो ऐसी तना थी, खुद तो मर्दों के सामने पेश करने वाली, उसने तो फकत अपने साईं सरकार से मोहब्बत की थी, और उसी के मुंह को खुद बद किरदार जैसी गाली सुनकर उसका दिल कुड़लाया था अपनी बेकदरी पर। इतना यकीन साईं, खुदा पाक आपका यकीन बरकरार रखे, और मुझे बदकिरदार खुद के मुंह से खुद को बदला कहती है वो कुछ पल के लिए ठहरती है। साईं जी, जिनसे आपको मोहब्बत हुआ है ना, आपसे भी इतनी मोहब्बत हो जितनी आपसे करो, बस वो कभी आपके किरदार पर उंगली न उठाए। बस आपको अपना मजाजी खुदा नेक और शरीफ इंसान जाने। बदवा दे रही हो मुझे बेफजूल, क्योंकि तुम जैसी लड़की को बदवा करने से रही मुझे। नूरी के तरह से बयान पर इत्तजा को शक गुजरा था, कहीं ना कहीं डांट भी लगना बनता था। जिस तरह से वह नूरी की बेइज्जती कर रहा था। सियाने कहते हैं जिसे मोहब्बत की जाना उन्हें बदवा नहीं दी जाती, उन्हें तो बस दवा दी जाती है। और इस नूरी में इतनी ताब और ऊंचा वक्त कहाँ साईं सरकार के मैं आपको बदवा दे सकूं। नूरी की बातों से अपने सुन होते दिमाग पर वह नूरी के आंसू से भीगे हुए चेहरे को देखता हुआ हैरान हुआ था। 4 साल फिर से इतना शाह आज किसी के आंसू की वजह बना था। जब तक ना लगे बेवफाई की ठोकर, तब तक हर एक को अपनी पसंद पर नाज होता है। आंसू को बेदर्दी से साफ करती हुई वो कहकर वहां पर रुकी नहीं थी, चली गई थी इस हवेली से और इत्तजा शाह की जिंदगी से। निकली सुबह की रोशन सूरज साहब की किरणों से बेदर होती माहिन हया की खाली जगह देखकर पूरे रूम में मतलाशी नजर से हया को ढूंढ रही थी, मगर वो रूम में होती तो उसे मिलती ना। अपने खुले सुनहरे बालों को जूड़े की चक्कर में बांधते हुए रात से ज्यादा पुरस्कून महसूस करती। मिरर पर लगी हुई चिट को पढ़ती हुई बेसाता ही क्या कर लगा उठी थी। बेगम, अगर आपको ये चिट मिल गई है ना तो यकीनन आप बेजार हो गएंगे। अब अपनी मजाजी खुदा नो मतलब मजाजी खुदाई पर जरा रहम खाए और वाशरूम का रो करे। आगे आपको क्या करना है नेक्स्ट चिट के जरिए आपको मालूम हो जाएगा। नीचे स्माइल के साथ ही वो माही के खूबसूरत मुस्कान को और ज्यादा खूबसूरत बना गए थे। मजाजी खुदाई। वाशरूम में टंगे हुए व्हाइट और पर्पल कलर के ड्रेस को मुतासर की नजर से देखती हुए मुस्कुराए थे। वाह, इतना अच्छा और इतना सरप्राइजिंग मजाजी खुदाई हो सकती है। मुझे ऐसा ही हस्बैंड चाहिए। अब तो 10 मिनट के शावर के बाद ही वॉशरूम के गेट पर लगी हुई चिट को देखकर चहक उठे थे। अब जब मेरी बेगम साहिबा फ्रेश हो ही गई हैं तो लाइट लिपस्टिक लगाइएगा, वरना ये मेरा नाजुक दिल बेईमानी पर उतर आएगा। अच्छे से तैयार होकर नीचे डाइनिंग रूम में आ जाए, मैं वहां आपका नाश्ते पर इंतजार कर रही। फिर से गलती हो गई है, आप ऊपर वाली लाइन मत पढ़िए ना, ओके। मैं आपका नाश्ते पर इंतजार कर रहा हूँ बेगम साहिबा। मुंह पर हाथ रखती हुई वो अपने कैगे को मुंह में ही दबा गई थी। कहाँ से लाती हूँ चंद दिमाग को भी ऐसी हरकतें नहीं करने के लिए। बालों को ड्राई करती हुई वो लाइट लिपस्टिक लगाती हुई हया की कई बात पर अमल कर गए थे। हया जो सुबह जल्दी उठकर किचन में हाजिर लगवाए हुए थी, इस बात का डर अलग हो रहा था कि कहीं पर महीन ना उठ गई हो। ये क्या कर रही हो, ऐसे थोड़ी ना
ट्रे सजाई जाती है। मुलाजमा के हाथ से ट्रे लेती हुई वो ट्रे में रखे ब्रेकफास्ट को बड़ी खूबसूरती से शक्ल दे गए थे। डन, अब तुम जा सकती हो, और एक बार फिर से कहो कि ये ब्रेकफास्ट किसने तैयार किया है? बीबी आपने। सर झुका हुए मुलाजमा को हया ने 10 से ज्यादा बार इससे यकीन दहानी करवाती हुई आपकी मुस्कुराए थे। गुड, आप जाओ और जो कि फ्रीजर से जूस निकाल कर लेकर जाओ और बेटी को पिला देना। हर बार अपने नाम पर मुलाजमा से खाना बनवाकर वो उसे इस तरह से ही रिश्वत देती थी खामोश रहने की। बीबी, ये सेब भी ले जाओ। हर बार की तरह आज भी अपनी हरकत से बास नहीं आए थे। हाँ ले जाओ, कभी बास ना आना तुम। अगर तुम खाना बनाना आता ना, तुम्हारा कभी मुंह ना देखती। जल्दी से ले जाओ, कभी अम्मू जान आ जाए। ट्रे उठाकर डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ती हुई मुलाजमों को साथ ही जार पिला देते। आज डाइनिंग रूम में मेरे और महीन के अलावा किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं, सो प्लीज स्टे अवे। उफ हया, तुम्हारे बाबा मैं और चाचू कहाँ पर जाएं खाना खाने? हया की पचकानी हटकुत्तू से वो तंग आ गए थे। ये मेरा सर दर्द नहीं है अम्मो, अब अच्छे से जानती है महीन आपे कल से कितना अफसुदा थी, इसलिए उनको खुश रखने के लिए छोटी सी कोशिश है। और वैसे भी जब तक पापा और चाचू उठेंगे ना, जब तक मैं महीन आपी को अपने साथ लेकर पूरा गाँव घुमाऊंगी। अपने इरादों से आगाह करती सीढ़ियों से उतरती हुई महीन को देखकर वो शाकरा बेगम को हाथ से छुप जाने का इशारा करती अपनी पेशानी पर हाथ रख गए थे। खुद डाइनिंग रूम के अंदर छुप गए थे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बहर तायमी। ना समझी में डाइनिंग रूम में जाती हुई हया को देखकर अपनी जगह पर खड़े थे। माहिन के वहां पर उन्हें हया का इशारा समझ आया था। वालेकुम सलाम। माहिन की पेशानी पर बोसा देती हुई वो माहिन को मुस्कुराते हुए देखकर खुश हुए थे। यह हया की बच्ची कहाँ है? मेरी अभी कोई बच्ची नहीं है, जब होगी ना तो सबसे ज्यादा आपको ही तंग करेगी, देख लेना। शाका बेगम की जगह पर जवाब हया की तरफ से आया था। सुन लो और जाओ, जब तक तुम नाश्ता नहीं करना हमें एंट्री नहीं मिलेगी डाइनिंग रूम में। महीन के रोई से ज्यादा नरम गालों को प्यार से चुटकी काट के थे। ताई अम्मी शाकरा बेगम को शिकवा के अंदाज में देती मुस्कुराई थी। ऐसे ही सदा मुस्कुराती रहो। ताई अम्मी का प्यार ले लिया हो तो अंदर आ जाए, मुझे बहुत ही ज्यादा जोर से भूख लगी है। महीन दुआ देती हुई वह हया की बुलंद आवाज पर वहां से मुस्कुराती हुई किचन की सिमत बैठ गए थे। वैसे मेरी मजाजी खुदाई मेन्यू में क्या क्या है? डाइनिंग टेबल पर कोहनी टकाए हुए थोड़ी के नीचे हाथ रखे हुए थे। ये बेग में जरा सी भी तवज्जो नहीं दी और सर पर चढ़ जाती हैं। हर रोज की तरह आज भी टोनों से ऊपर तक आते हुए येलो जीन्स पर शाकी पिंक कलर की स्लीवलेस शर्ट पहने हुए बालों को हाई टेल में बांधे हुए मेकअप से पाक चटाए हुए क्यूट लगे थे। अच्छा जी, ऐसी बात है। वैसे शुक्र है खुदा का तुम मेरी सच की मजादी खुदा नहीं हो, वरना तो मुझे साल में एक बार हंस कर बात करते। ये तो है, चले जल्दी से ब्रेकफास्ट करें, फिर हमें जाना भी है। ग्लास में ऑरेंज जूस डालती हुए एक सांस में बोले थे। कहाँ? पूरा गांव घूमना है आपको? ठीक है। बिना अपने चेहरे पर इस जलाद का होफ फ्लाई वो मुस्कुराई थी। इतना वो जान गया थी कि हया की कोशिश हुए कि उसे बिलाने की कोशिश करी है और महीन उसको उदास नहीं करना चाहती थी। बस खामोशी से हया की बातों पर मुस्कुराए जा रही थी। सलीमा, ये रशीदा और नूरी सुबह से कहीं भी दिख नहीं रही। शादा बेगम के पूछने पर डाइनिंग रूम में आते हुए इत्रा के कदम थमे थे। आप जाएं। सलीमा को जाने का कहता हुए इत्रा अपनी चेयर पर बैठा था। शाह, तुमने सलीमा क्यों भेज दिया? शादा बेगम के साथ ही दिलावर शाह भी इत्सा के जवाब के मुंतजिर थे। जहां से आई थी वहीं पर भेज दिया मैंने उन्हें। रात भर नूरी की बातों को सोचता वो सो ना सका था और अब सुबह सुबह नूरी का जिक्र सुनकर बदमजा हुआ था। क्या मतलब? हैदर शाह की तरफ से पूछे गए सवाल पर इत्रा मुस्कुराया था। फुर्सत में मतलब भी बता दूंगा। सिमी, यहाँ पर बैठो मेरे पास। आम से लहजे में जवाब देता वो रायमा को आता हुआ देखकर मुस्कुराया था। बाबा सरकार, मैं 4 साल पहले सियासत में न आने की वजह से लंदन गया था मेरे ख्याल में, तो फिर ये मीडिया में मेरे सियासत में आने का शोशा किस खुशी में छोड़ा आपने? बताएं कि मुझे। अपने मगरूराना अंदाज से हट कर वो आज मुस्कुरा कर बोला था। मेरे बड़े बेटे हो तो मेरे बाद मेरी कुर्सी पर तुम ही बैठोगे ना? वो भी उसके बाबा सरकार थे। बिना कोई भी रखाव के बोलते हुए इस तरह की सिमत चाह का कप बढ़ा गए थे। आप कभी नहीं बदल सकते बाबा सरकार। दिलावर शाह के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर हकीकत मुस्कुराया था। आहर बाबा किसका हो? कल ये शाम में मेरे बाबा थे और अब आपके बाबा बन रहे हैं। शरारत से कहता हुआ अनजाने में इत्सा को मशवरा दे गया था। बिल्कुल सही कहा हैदरी, मैंने भी थोड़ी ना हूँ आपका बेटा। हैदर भी है ना, तो वो आपकी कुर्सी पर बैठ जाए और तो और उसे तो घर घर जाकर वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इत्सा के बाबा हैदर को अचकू लगा था। हैदर की पीठ सिलाती हुई रायमा हैदर की हाल पर मुस्कुराई थी। अपनी राय देता हुआ इत्सा पुरस्कुन हो गया था। अगर ये सियासत करेगा ना तो हम सब कंगाल हो जाएंगे इस रहम दिली के हाथों। इत्सा का मशवरा उन्हें जरा न पाया था। बाबा सरकार सही कह रहे हैं, मैं उस सियासत अल्लाह बचाए झूठ बोलने से। कानों को हाथ लगाता हुआ हैदर तिलावत शाह की सत कुड़ी का निशाना बनता। तो फिर तय हो गया बाबा सरकार, आपकी ये सियासत में आखिरी कुर्सी थी। अब कोई आपकी आल औलाद में से राजी नहीं है इस दोगलेपन का हिस्सा बनने के लिए। दिलावर शाह के चेहरे के उड़े हुए रंगों से महसूस होती शादा बेगम मुस्कुराई थी। तो कोई बात नहीं है, तुम दोनों से
मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है। एक गांव में फ्लाई अस्पताल चलाएगा और दूसरा डेयरी फार्म चलाएगा। इत्तजा और हैदर दोनों का लताड़ते हुए वसल बाप पर आए थे। मेरा पोता मेरी जगह पर बैठेगा। बेटे तैयार नहीं है और आप पोते की बात कर रहे हैं? वाह बाबा सरकार। इत्तजा और हैदर का यकजा कहकर आज कई साल बाद डायने की ठूम में गूंजा था। दोनों बेटों को हंसता हुआ देखकर दिलावर शाह भी कहकर लगा उठे थे। कैसे लगा तुम्हें तुम्हारा फ्लाई अस्पताल? सही है ना? बस दिलावर शाह के तर्ज को समझता हुआ इत्तजा भी उनके ही अंदाज में बोला था। मुफ्त के डॉक्टर कहाँ से लागे और कुछ सोचा इसके बारे में? इस बार दिलावर शाह को फिक्र लाग हुई थी डॉक्टर्स को सोचकर। हो जाएगा उनका भी बंदोबस्त बाबा सरकार। अब भी कहाँ जाने का इरादा है आपका? हैदर को सवाल करता देखकर इत्तजा तातू से गर्दन हिला रहा था। तुम्हारे फार्म में हरगिज नहीं जाने वाला। मुझे देखकर सारे मुलाजिम ऐसे कांपे थे जैसे खुदा नास्ता इन लोगों की मौत का परवाना लिए खड़ा हो। अपने बाप पर इत्तजा खुद से ही मुस्कुराया था। आपका रोब भी बहुत है भाई। इत्तजा के बाप से भी मुस्कुराती हुई बोले थे। कल क्या हुआ था डेयरी में? एक और सवाल हैदरी। यार तुम वकालत पालो ना, अभी भी वक्त है। हैदर के सवाल से तंग आया था। छोड़ दो हैदर, मुझे सब पता है कल डेयरी में क्या क्या हुआ था। दिलावर शाह के मजबूत लहजे पर सर झुकाता इत्तजा खामोश हो बैठा था, जबकि हैदर बेखबर था कल के वाक्य से। आप दोबारा से अस्पताल ज्वाइन नहीं करेंगे? कब तक एक हादसे की वजह से खुद को सजा देते रहेंगे? इत्तजा को खुशगवार मूड में देखकर हैदर ने इस्तफसार किया था। कितनी दफा मना किया है, हवेली में बच्चे काम नहीं करेंगे तो ये बच्ची क्यों काम कर रही होती है? आज फिर से इस 15 साल बच्ची को सफाई करता हुआ देखकर इत्तजा हैदर के सवाल को नजरअंदाज करता हुआ उस बच्ची के हाथ से कपड़ा लेकर दूर फेंक गया था। आप जाओ और अपनी अम्मा को भेजो माँ सरकार के पास। नरम लहजे में कहता हुआ वो शाहिदा बेगम की जन्म देखता हुआ डाइनिंग रूम से निकल गया था। हैदर क्यों करते हो ऐसे सवाल जिसका जवाब नहीं है इत्तजा के पास? इत्तजा को जाता हुआ देखकर शाहिदा बेगम आसूदगी से बोले थे। कब तक भाई मेरू ने मुमालिक में जाकर अपने आप को पुरस्कुन करने की कोशिश करेंगे और कब तक अपनी नापसंदीदा जगह डेयरी फार्म का हर काम सा अंजाम देते रहेंगे? जबकि हम सब अच्छे से जानते हैं कि भाई खुद से लड़े हैं, वो आज भी एक अच्छे डॉक्टर हैं, तो फिर हम उन्हें इस तरह से क्यों उनके प्रोफेशन से भागने दे सकते हैं? हैदर की बात को खामोशी से सुनते हुए दिलावर शाह आज फैसला ले चुके थे। बस इसी फैसले को अमली जामा पहनाने की देर थे। ये सर शावेज न्याजी कौन है? गाड़ी में बैठे ही हया के स्वापा मुस्कुराई थी। सर शावेज न्याजी मेरे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं। आम से लहजे में बोलती हुई हया के दिमाग में चलती सोचों से अनजान थी। अच्छा जी, मुझसे झूठ। अगर वो आपके स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं तो आपसे आपकी हैरियत और कब वापस आने का इरादा है आपका क्यों दरियाफ्त कर रहे हैं, वो भी व्हाट्सएप मैसेज पर करके? आप ब्रू रेस करती हुई आईब्रो रेस करती हुई अपनी जहानत का सबूत दे गए थे। मतलब तुमने सर मैसेज रीड किए थे और मुझे बताया भी नहीं? हया जो सुबह ही माही के फोन की बजती हुई नोटिफिकेशन से अलर्ट हुए थे, फौरन से सारे नोटिफिकेशन रीड करती अपने हरफाती दिमाग के घोड़े दुरा रहे थे। बात मत पलटें, साफ साफ बताएं क्या माजरा है ये? हया के आगे बढ़ने पर गाड़ी के गेट से लगकर वो बैठ गए थे। वो इसलिए क्योंकि मेरी क्लास उनके अंडर में है। ठहर ठहर कर जवाब देती हुई वो गाड़ी की विंडोज पर सर रख गए थे। अच्छा, बस ये पूछने के लिए मैसेज किए गए थे, कोई और चक्कर तो नहीं है ना? अभी भी उसे शावेज और माही पर शक हो रहा था। कहीं आप दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते? दिल का डर जुबान पर आ ही गया था। उन्होंने बहुत बार प्रपोज किया है मुझे। इतनी बड़ी बात आप इतने आराम से कैसे कह सकती हैं? माही के अंदाज पर वो शॉक्ड हुए थे। इतनी बड़ी बात तो नहीं है। जब हम लड़कियां घर से बाहर काम करने जाती है ना तो बहुत से ड्रामे भी आ जाते हैं, मगर ऐसा थोड़ी होता है कि हर राहगीर को हाथ थमा दिया जाए। अपने मासूम तिमे लहजे में बोलते हुए वो हया को समझा रहे थे। मैंने तो चलो शौक में टीचिंग शुरू की, मगर ऐसी बहुत सी लड़कियां जो अपने घर के तंग मसाइल की वजह से बाहर जॉब करती हैं, आम सी बात इन सब को भी ये सब कुछ फेस करना पड़ता है। और तुम बेफिक्र हो, मेरी मजाजी खुदाई मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है और ना ही होने वाला है कभी। मुस्कुराती हुई वो हया के गाल को खींच के थी। और क्यों नहीं हो सकता? अब उसे एक फिक्र लाक हुई थी, क्योंकि माहीन रियाज बुहारी फकत अपने महरम से मोहब्बत करेगी और उसी को अपने दिल में बसाएगी। काश मेरा कोई भाई होता। अगर भाई होता ना तो आपको अपनी बाबी जान बनाती। हया की कई बाबा माहीन मुस्कुराए थे। जो है नहीं है ना उसे सोचकर खुद को परेशान ना करना। जो हमें खुदा ने दिया ना बस उसका शुक्र अदा करना चाहिए। माहीन की पापा हया के दिल में घर से गए थे। ओ मेरा बच्चा उदास हो गया। हया को खामोश बैठा देखकर माहीन आंखों में शरारत लिए हुए पूछे थे, जो सोच साथ साथ आंखें मटका रहे थे। सगा भाई नहीं है तो क्या हुआ? इर्तजा भाई भी तो मेरे भाई हैं। माहीन इर्तजा शाह, हया हैदर शाह, दोनों के एक साथ स्वर करती हुई वो साथ में खुद को हैदर को देखकर चाहती थी। हाउ क्यूट कपल्स। दोनों हाथ माहीन के हाथों पर रखते हुए खोए हुए अंदाज में बड़बड़ाए थे। कौन है क्यूट कपल्स? वो हया की बस इतनी बड़बड़ाहट सुन पाए थे।